अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ पैमाने इश्क पार्ट 11। मनान ने गुस्से से अपने बाप को देखा। आप मुझे अब बता रहे हैं? मेरी फुप्पू है वो अब्बू, वो घर से गायब थी और आपने मुझे कॉल तक नहीं की। वो गुस्से से फनकारा उन पर, जो खुद परेशान से थे। अरे उन्हें क्या कहते हो, हमें क्या पता वो कब की निकली हुई है। हमें तो अभी हरम से पता चला है कि वो घर पर नहीं है। अदीला बेगम गुस्सा हुई अपने बेटे पर। तुम तो चुप ही रहो, दाऊद साहब गुस्से से बोले। तुम खबर को करो फ़ोन, शायद कुछ खबर मिली हो उसे, दाऊद ने मनान से कहा। वो लब भीजता फ़ोन निकालकर चाचा का नंबर मिलाने लगा। चाचू कुछ पता चला फूफू का? मनान ने बेकरारी से पूछा। उफ, कहाँ चली गई है वो, मैं भी आता हूँ, मनान कहता हुआ बाहर निकल गया। लो कर लो बात, चली गई होगी अपने उसी आशिक के साथ, अदिला बेगम गुस्से से बोली। जवाबन दाऊद साहब ने जलती नज़रों से उसे देखा, जो उसकी बोलती बंद करवा गया था। वो 2 घंटा बाद होश में आई थी। बाहर तूफ़ानी बारिश थी। बाहर की तरफ मुंह तक नहीं किया जा रहा था। फूजान ने उसे आंखें खोलते देख कर मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे। वो नकाहत ज़दा हालत में उसे देखे गई। मैं कहाँ हूँ, वो सूखे होठों से बोली। आप मेरे पास है नूर, सो डोंट वरी। वो उसके पास बैठता हुआ बोला। पैमान की आंखों से आंसू निकले, जिससे वो अपनी हथेलियों से साफ करता नाराज़ हुआ। पैमान, नूर, मुझे पहले ही आप पर बहुत गुस्सा है, इसलिए आंसू बहाकर मुझे और गुस्सा मत दिलाइए, वो लब भीजता हुआ बोला। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नीली कहते हुए रूम में आई। पैमान ने उन्हें अजनबी नज़रों से देखा। ये यखनी इन्हें पिला दे, ये इनके लिए बहुत बेहतर है, इसे पीने से इनमें एनर्जी आएगी। उसने शीशे का बाउल खुजान मीर को पकड़ाते हुए कहा, फिर उसके लिए इंजेक्शन तैयार करने लगी। पैमान ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। ये हमारी मोहसिन है, तुम्हारा इलाज इन्हीं ने किया है, वो आहिस्ता से उसके कान में कहता हुआ खड़ा हुआ। आप बैक करें, ये काफ़ी सख्त इंजेक्शन है, बाजुओं पर लगाने से बाजू सूज भी जा सकता है, आपको ये बैक पर ही लगवाना होगा। डॉक्टर नीली ने उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। पैमान परेशान हुई। डॉक्टर ठीक कह रही है पैमान, नूर, खुजान ने संजीदगी से उसे कहा। वो गहरा सांस लेती एक तरफ को झुकी। खुजान खिड़की से नजर आती बारिश को देखने लगा। वो सिसकी थी तकलीफ से। खुजान उसके करीब बैठा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। पैमान ने उसे मोहब्बत से देखा। डॉक्टर उसे ज़रूरी हिदायत देती हुई बाहर निकल गई। आप क्यों नाक चढ़ा रहे हैं, उसने उसकी तीखी नाक देखते हुए नर्म सी आवाज़ में कहा। पैमान, नूर, एक बार ठीक हो जाए फिर बताऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से, वो गुस्से से बोला। फिर उसके मुंह में चम्मच से नीम गरम यखनी डालने लगा। वो उसे देखती पीते जा रही थी। खुजान भी उसे पिलाते हुए देखते जा रहा था। पैमान तकलीफ के एहसास के बावजूद मुस्कुराई कि वो गुस्से में बहुत प्यारा लग रहा था। सर आप कहाँ हैं, शाहान ने फ़ोन मिलते ही बेताबी से उससे पूछा। मैं ठीक हूँ शाहान, डोंट वरी, अभी तो बारिश तेज़ है, सुबह इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे हम, उसने कहते ही फ़ोन रखा। फिर उसे देखा जो नींद आवर मेडिसिन खा के सो गई थी। वो उसके पास बैठा, बिखरे बाल उसकी उंगलियों से संवारता वो होंठ भींचे बैठा था। कुत्ते जैसी मौत मारूंगा जिसने मेरी बीवी को तकलीफ़ दी है, उसका खून बहाया है, वो उसकी उंगली को होठों से लगाता बड़बड़ा रहा था। दूसरी तरफ, पता है महरीन मेरे घर अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम क्या रखूंगी? आमिना ने अपनी दोस्त महरीन से आईब्रो झुकाकर पूछा। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें, शादी का दूर दूर तक कोई पता नहीं, लेकिन मैडम ने बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं, महरीन ने उसके कंधे पर किताब मारते हुए कहा। तुम तो चुप रहो, हो जाएगी शादी भी, लेकिन बच्चों के नेम मैंने सोच लिए हैं। मेरे घर बेटी होगी और मैं उसका नाम पैमान नूर रखूंगी, आमिना ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ये कैसा नाम है, पहले तो कभी नहीं सुना मैंने ये नाम, महरीन ने सोचते हुए कहा। मेरी बेटी भी तो यूनिक होगी, इसलिए नेम भी यूनिक रखूंगी मैं, पैमान नूर, यानी अहद की रोशनी, इकरार की रोशनी। कैसा है? वाह यार, लेकिन अगर बेटा हुआ तो, महरीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। खुजान अहमद, अगर मेरे घर बेटा हुआ तो खुजान अहमद रखूंगी उसका नाम, आमिना ने हल्की सी मुस्कान से कहा, जिस पर महरीन ने तासुब से छोटी सी लड़की को देखा जो बच्चों का नाम तक सोचे बैठी थी। कोई और भी पीछे बैठा मुस्कुराया था। आमिना की आंखों से आंसू गिरे। पता नहीं मेरी बेटी जिंदा भी होगी या नहीं,
आमिना आंसू पोंछते हुए सोच से बाहर निकल आई और बड़बड़ाई। ईशी ने परेशानी से दानी को देखा, जो जब से आया था उसी पर नजरें अटकाए बैठा था। सबीन बेगम ऑफिस गई हुई थी। आंटी घर पर नहीं है, जब आ जाए तब आप आ जाइएगा, ईशी ने लब भींचते हुए कहा। मैं कब सबीन से मिलने आया हूँ, मैं तो अपनी ईशी रानी को देखने आया हूँ। यशमीना ने हैरत से उस आदमी को देखा जो उसके बाप के जिंदा होते उसे बेटी बेटी कहते नहीं थकता था, आज कैसे उस पर बुरी नजरें डाले बैठा था। क्या मतलब है आपका मामू, यशमीना ने गुस्से से पूछा। वही जो तुम समझ चुकी हो, उसने उठकर उसके करीब आते हुए मकरूह मुस्कुराहट से कहा। शट अप, आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं, शर्म करते हैं, शर्म करें ये सब कहने से पहले, अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। ईशी ने बाहर की तरफ उंगली करते हुए गुस्से से पागल होते हुए कहा। उसने कब ऐसी नज़रें देखी थी, उसका बाप तो उसे परों में छुपा कर रखता था। दानी ने उसकी उंगली को अपने हाथों में जकड़ा। डार्लिंग, इतना गुस्सा, क्या बिगाड़ लोगी मेरा, जो ना गया तो? दानी ने उसकी उंगली को मरोड़ते हुए अपने मकरूह मुस्कुराहट से पूछा। छोड़े मेरा हाथ, उसने तकलीफ के एहसास से अपनी उंगली खींचनी चाही, जब वो झटके से उसे अपने करीब खींच चुका था। ईशी ने फटी फटी आंखों से अपने कंधों पर मर्दाना हाथ देखे। वो चीखी थी, छोड़ो मुझे वाहियात इंसान, मैं अभी सबीन आंटी को बताती हूँ। ईशी ने अपना आप छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोते हुए कहा। कर लेना, लेकिन कुछ देर बाद जानी, वो कहता हुआ उसे अंदर की तरफ खींचने लगा। अब्बू बचाए मुझे, अब्बू, वो चीखती हुई उससे अपना आप छुड़ाने लगी थी, लेकिन दानी पर शैतान सवार हो चुका था। वो कहाँ सुन रहा था उसकी चीखें। वो उसे बेड पर फेंकता डोर लॉक कर चुका था। यशमीना ने दर्द भरी नज़रों से बंद डोर को देखा, फिर उस शैतान सिफत इंसान को। दूसरी तरफ नीली ने उसकी तरफ शर्ट बढ़ाई। ये मेरे भाई की शर्ट है, वो शहर होते हैं, नीली ने उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में कहा। सॉरी मिस नीली, मैं किसी के कपड़े नहीं पहनता। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बहुत मदद की, यह आपके लिए, हुज़ा ने संजीदगी से कहते हुए उसकी तरफ एक नीले नोटों की गड्डी बढ़ाई। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी और उसने मुझे वसीला बना दिया, और ये मैं पैसे ज़रूर लेती अगर हॉस्पिटल में होती। आप ये पैसे अपनी बीवी से वार कर किसी गरीब को दे दें ताकि उनके सर से तमाम बलाएं टल जाएं। नीली ने मुखलिस मुस्कान से उसे मशवरा दिया। उसने जवाबन सर हिलाया। क्या आपकी बीवी भी किसी के कपड़े नहीं पहनती, उसने शरारत से पूछा। उसने जवाबन संजीदगी से नफ़ी में सर हिला दिया। ओह, तो क्या वो इन्हीं गंदे कपड़ों में घर जाएंगी, नीली ने तासुस से पूछा। एक मिनट, मैं पूछता हूँ नूर से। नूर, क्या तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हो, उसने अंदर आते हुए पूछा, जो तकिए से टेक लगाकर बैठी थी। नहीं ना, देखे इन पर कितनी मट्टी लगी हुई है और बैग से फट चुके हैं थोड़े से, उसने मुंह बसोरते हुए लाड़ से कहा। पैमान नूर, ये मेरा नया सूट है, आप ये पहन ले, नीली ने अंदर आते हुए उसकी तरफ ग्रीन सूट बढ़ाते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। अरे नया ना भी होता तो भी पहन लेती मैं, आपने ख्वामखा तकलीफ़ की, पैमान ने उसे देखते हुए मशकूर मुस्कान से कहा। हाँ, लेकिन आपके शौहर तैयार नहीं थे, नीली ने होंठ भींचते हुए मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। पैमान मुस्कुराई उसे देखकर, जो उसे ही देख रहा था। मैं वारी, वो दिल में खुद से बोली। नहीं, मैं पहन लेती हूँ, शुक्रिया आपका, वो कहती हुई सूट ले चुकी थी उसके हाथ से। जवाबन वो उसे देखता बाहर निकल गया। आपके शौहर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, नीली ने उसकी चेंजिंग में हेल्प करते हुए नर्म से लहजे में कहा। हाँ, वो दुनिया के बेस्ट शौहर हैं, वो कहते हुए मुस्कुराई। बहुत खुश नसीब है आप, नीली ने बेड से खड़े होते हुए उससे कहा। जज़ाकल्लाह, वो मोहब्बत से बोली। वो इन लोगों को शुक्रिया करते हुए बाहर आए, जहाँ शाहान बेताबी से उनका ही वेट कर रहा था। हुज़ान मीर ने आहिस्ता से उसे पीछे बिठाया। शाहान बहुत फिक्रमंदी से दोनों को देख रहा था। खुद दूसरी तरफ से आकर वो बैठा। शाहान, फास्ट ड्राइविंग, पहले हॉस्पिटल चलो फिर घर, उसने अपना फ़ोन चेक करते हुए उसे हिदायत दी। शाहान ने सर हिलाया। हाँ दी, हुज़ान मीर हियर, मुझे कुछ इन्फो चाहिए, कल तक मिल जानी चाहिए, मैं मैसेज करता हूँ तुम्हें, हुज़ान ने कहते ही फ़ोन बंद किया। फिर उसे देखा जो शीशे से बाहर की दुनिया देखने में मगन थी। शाहान ने मशहूर हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी रोकी। हॉस्पिटल क्यों, मैं ठीक हूँ ना, कुछ दिन तो लगेंगे ज़ख्म ठीक होने में, पैमान ने हॉस्पिटल की इमारत को देखते हुए उससे कहा, जो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर चुका था। फिर उसकी तरफ बढ़ता हुआ आया, उसे भी गाड़ी से उतार लिया।
पैमान ने लब भीजे। शाहान उनके पीछे पीछे चल रहा था। हाथ में पिस्टल पकड़े वो इर्द गिर्द चौकन्ना नज़रों से देख रहा था। डॉक्टर ने पहली फुर्सत में उसे चेक किया, फिर कुछ ज़रूरी मेडिसिन लिख कर दी और रेस्ट करने का कहा। वो सर हिलाता डॉक्टर की हिदायत को गौर से सुन रहा था। पैमान नूर ने हैरत से इतने बड़े घर को देखा। हुजान ने उसे देखने के बाद उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। पैमान नूर घर को हैरत से देख रही थी। सफ़ेद मार्बल से सजा घर अपनी मिसाल आप था। दीवारों के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा गार्डन बना हुआ था, उसमें झूला लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ पानी का ऊंचा सा फव्वारा था जिससे पानी के उड़ते छींटे उस तक भी आ रहे थे। उफ, इतना प्यारा घर! पैमान खुद से बड़बड़ाई। अंदर से और ज़्यादा प्यारा है। आए, अंदर चले। वो आहिस्ता से उसके कान में कहता हुआ उसे अंदर ले आया, जहाँ सुबह का नाश्ता चल रहा था। मरियम महीज़ बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। रज़ा साहब अखबार खोलकर देख रहे थे, जबकि ज़हीर मीर चाय पीते हुए मोबाइल में मगन थे। आयला सबको तासुब से देख रही थी। पैमान इतने लोगों को देखकर घबराई, फिर बेसाख्ता उसका कंधा हाथों में जकड़ गई। डोंट वरी नूर, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, आओ मेरे साथ, वो कहता हुआ आगे बढ़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी मजबूत आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, फिर नए चेहरे की तरफ जो नीला दुपट्टा ओढ़े तकरीबन उसके पीछे छुपने की कोशिश में थी। ये कौन है बेटा? आयला ने पूछा, जबकि ज़हीर मीर ने हैरत से पैमान नूर को अपने घर खुजान के साथ देखा। रज़ा मीर रिलैक्स अंदाज में साहबजादे को देखते रहे थे, जानते थे वो एक ना एक दिन ले आएगा उसे। मरियम उलझी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। महीज़ मुस्कुराया अपनी भाभी को देखकर। मम्मा, आपकी बहू, बहुत शौक था ना आपको अपनी बहू से मिलने का? उसने पैमान को सामने करते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। आयला मुस्कुराई, जबकि मरियम और ज़हीर साहब ठिठक कर खड़े थे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी है मेरी बच्ची। वो बता चुका था आयला को कब का। आयला ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए मोहब्बत से कहा, मम्मा इन्हें बिठा दे, इन्हें ज़ख्म है पेट पर। वो आहिस्ता से आयला से बोला, जबकि पैमान शर्मिंदा हुई। अरे क्या हुआ है, कैसे लगा ज़ख्म इसे हुजान? आयला ने फिक्रमंदी से पूछा। मम्मा तफसील से बताऊंगा, अभी अपनी बहू मेरे रूम में ले जाए, मैं इन्हें ज़रा ठंडा कर दूँ। उसने मुस्कुराते लहजे में ज़हीर साहब और मरियम को देखते हुए कहा, जो शौक़ से पैमान नूर को देख रहे थे। जबकि पैमान नूर शर्मिंदा थी सर ज़हीर से कि पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में। चलो बेटा, रूम में थोड़ी देर आराम कर लो। आयला उसे कंधों से थामकर ऊपर की तरफ बढ़ी। पैमान ने पीछे की तरफ मुंह करके उसे देखा, जो ज़हीर साहब और मरियम से कुछ कह रहा था। दूसरी तरफ माँ ने कुछ खबर मिली पैमान की? मलिक दाऊद ने बेताबी से पूछा। नहीं अब्बू, मनान सपाट अंदाज में कहता हुआ ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। मलिक दाऊद और खावर ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। क्या वाकई पप्पू का कुछ पता नहीं चला? हरम ने उसे चाय देते हुए पूछा। वो गैलरी में खड़ा उड़ते हुए परिंदों को देख रहा था। पप्पू खुजान फूफा के साथ है, मुझे अभी मेरे दोस्त ने बताया है, उसने उन्हें जाते हुए देखा था सुबह। मनान ने चाय का सिप लेते हुए कहा। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? हरम ने उसे घूरते हुए पूछा। अभी तो घर आया हूँ, उसने संजीदगी से कहा। लेकिन घर वालों को नहीं बताया? हरम ने उलझ कर पूछा। नालायक, बता देता तो लेने चले जाते वो। वैसे भी मैं चाहता हूँ फुप्पू खुजान फूफा के साथ ही रहे, वो खुश रहेंगी वहाँ, और वो खुश रखेंगे फुप्पू को। मनान ने संजीदगी से उसे जवाब दिया। हरम ने समझदारी से सर हिलाया। मान उसके सर हिलाने पर मुस्कुराया। इशी ने वहशत से उस दरिंदे को देखा। वो सरहद से बेड से उतरती अलमारी की तरफ दौड़ी। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में असद साहब का छोटा सा पिस्तल उसके हाथ में था। वानी सीना मसलते हुए मुस्कुराया। खबरदार, अगर मेरी तरफ बढ़े तो गोली मार दूंगी। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। इशी ने कांपते हाथों से पिस्तल से उसे वहीं रुकने के इशारा किया। अरे मेरी जान, तुम नहीं चला सकती, ये लाओ, मुझे दे दो। दानी ने उससे छीनने की कोशिश की। नहीं दूंगी, बगैरत इंसान। वो पीछे हुई। दानी एकदम उस पर झपटा और पिस्तल वाला हाथ अपने हाथों में लिया। नहीं दूंगी मैं, छोड़ो छोड़ो, जंगली इंसान, मुझे छोड़ो। वो रोते हुए चिल्लाई। चादर तो बाहर ही कहीं गिर गई थी। बिखरे बालों से वो पिस्तल को मजबूती से थामे हुई थी, जबकि दानी दांत पीसता हुआ उससे पिस्तल छीन रहा था। ठा, इसे चीखी।
सर अदी का फ़ोन आया था। उसने बताया है मलिक हमाद के लोग नहीं थे हमले में, ये कोई नए ही थे। शाहान ने उसके पीछे चलते हुए जल्दी से बताया। वो रुका, फिर चलने लगा। सुबह बात होगी, वो उससे कहता हुआ अपने पोषण की सीढ़ियाँ चढ़ गया। शाहान सर हिलाता, फ़ोन निकालता, हरम का नंबर मिलाने लगा कि कल से उससे बात नहीं हुई थी उसकी। वो डोर खोलता हुआ रूम में आया। वो चेंज कर चुका था, ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस। वो पैमान के सर पर खड़ा उसे देख रहा था, जो शायद नींद में थी। वो खुद पर हैरान हुआ। वो तो अपने पोषण में किसी को घुसने तक नहीं देता था, और आज जो कैसे हक से उसके बेड पर सो रही थी। वाइट कंबल ओढ़े, करवट के बल वो उसकी तरफ ही मुंह किए सो रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। पैमान नूर। वो उसकी करीब बैठता हल्की आवाज़ में उसे पुकार बैठा। पैमान टस से मस नहीं हुई। न जाने कितने दिनों बाद पुरसुकून नींद सोई थी। पैमान नूर। वो उसके चेहरे से बालों की लटें पीछे करता हल्का सा हंसा। उफ़, क्या जादू कर दिया है तुमने पैमान नूर मुझ पर। वो उसकी नाक को अपने होठों से छूते हुए हल्का सा बड़बड़ाया, फिर अपने लब उसकी आंखों पर बारी बारी रखे। वो मुस्कुराता हुआ उठा, फिर शावर लेने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पैमान झट से उठी, फिर होठ भींचकर मुस्कुराई। आप पास हो और पैमान नूर सो जाए, ऐसा इश्क तो नहीं पैमान का। वो तो आपकी खुशबू दूर से पहचान जाती है, वो तो आपके लम्स से जी उठती है। फिर पैमान नूर कैसे सोई रह सकती है आपके छूने से। वो अपनी नाक छूते हुए धीमे से बड़बड़ाई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो तकिए पर सर गिराती आंखें बंद कर गई। पैमान नूर, आप उठ गई हैं? उसने बाहर आते हुए कहा, क्योंकि वो उसे करवट लेते देख चुका था। वो उठी, लेकिन फिर सर तकिए में दे लिया कि वो बिना शर्ट के मिरर के सामने खड़ा बाल खुश्क कर रहा था। लगता है कोई शर्मा रहा है मुझसे, वो शरारत से बोला। वो बालों को टॉवल से खुश्क करता हुआ शरारत से बोलने लगा। नहीं, मैं तो शर्मा नहीं रही, वो बेसाख्ता बोली थी, लेकिन फिर अपनी जल्दबाजी पर जी भर कर शर्मिंदा हुई कि खुजान मीर की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मजाक के मूड में है। तो मतलब नहीं शर्मा रही, ये तो फिर अच्छा है मेरे लिए, उसने स्काई ब्लू हाफ स्लीव शर्ट पहनते हुए संजीदगी से कहा। पैमान पजल हुई कि अब क्या कहे। वो शर्ट के बटन बिना बंद किए ही उसके सामने आकर बैठा। पैमान और से नज़रें नहीं उठाई गई। वो हाथों को आपस में उलझाए शर्मिंदा सी नीचे देखती रही। पैमान, आपको मैं पहली बार शर्माते हुए देख रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है आपको शर्माते हुए देखना। वो लब दांतों में दबाए धीमे से बोला, जिस पर पैमान का दिल जोरों से धड़का। खुजान उसके झुके सर को मोहब्बत से देखता रहा, फिर उसकी सीधी निकली मांग पर शिद्दत से अपने होंठ रखे। पैमान ने झट से सर उठाया। खुजान मीर ने दिल के कहने पर उसे अपनी तरफ खींचकर अपने कुशादा सीने से लगा लिया और जोरों से खुद में भींच लिया। पैमान हल्का सा मुस्कुराई, फिर आंखें मीच कर उसके सीने पर अपनी हथेली रख दी। खाना खाएंगी? सुबह से सो रही हैं आप, अब देखें रात हो गई है, अब भी भूख नहीं लगी क्या आपको? खुजान ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए गंभीर लहजे में पूछा। हाँ, अब खाऊंगी, बहुत भूख लगी है, पैमान ने सर झुकाए ही कहा। ओके, मैं ऑर्डर करता हूँ, क्या खाएंगी आप? खुजान ने उसके झुके सर को देखते हुए पूछा। मैं कुछ भी खा लूँगी, उसने उसकी तरफ देखकर कहा। वो आंखें सुकेड़े उसे देखता रहा, फिर सर हिलाता हुआ फ़ोन में नंबर डायल करता कान से लगा गया। मैरी, मेरे रूम में ताज़ा खाना भिजवा दो, अभी के अभी, उसने मेड से कहकर फ़ोन बंद किया। फिर उसे देखा, जो गैलरी में हवा से हिलते हुए फूलों को देख रही थी। अच्छे लगे फूल, उसने उसकी थोड़ी को छूकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। वो उसे देखकर मुस्कुराई। अब कैसे कहती, मुझे इस दुनिया में खुजान मीर से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसे उसका स्टाइल, उसका बात करना, उसका आंखें छोटी करके देखना, ये सब पसंद है। बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी उसकी नज़र में। खुजान मीर जैसे जान गया था उसे। उसके चेहरे से वो खिसक कर उसके करीब हुआ, फिर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, खुजान मीर को भी अपनी वाइफी की हर अदा पसंद है, बाकी कुछ नहीं। पैमान को उसके हिलते हुए होंठ अपनी नाक पर मस होते हुए महसूस हुए। उसकी गर्म सांसें वो बेखुद सी उसे देखे गई। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो चौंक कर उससे अलग हुई और डोर की तरफ बढ़ गया और वो डोर की तरफ बढ़ा। मेड इजाज़त लेकर आई। खाने से ढकी ट्रे बेड पर रखती वो दरवाज़ा बंद करती हुई चली गई। पैमान को खाने को देखकर शिद्दत से भूख का एहसास हुआ। खुजान उसके लिए खीर प्लेट में निकालने लगा। जब वो बोली,
मुझे खीर नहीं बिरयानी खानी है, वो डाल कर दें। पैमान ने जल्दी से कहा और भौचक्का रहकर उसे देखने लगा। सीरियसली नूर, आपको बिरयानी खानी है, ये जानते हुए भी कि आपके ज़ख्म अभी कच्चे हैं? उसने आईब्रो उचकाकर पूछा। पैमान ने लब भीजे। मुझे नहीं पसंद मीठा, मैं बिरयानी खाऊंगी, ज़ख्म भी ठीक है मेरा, पैमान ने कहते ही दूसरी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे वो रास्ते में ही रोक चुका था। दूसरी तरफ ईशी ने फटी फटी आंखों से दानी को देखा जिसके कंधे से खून तेजी से बहता हुआ उसके कमीज रंगने लगा था। यश्मीना के हाथ से पिस्टल छूटकर नीचे जा गिरी। दानी दर्द से चीखता हुआ नीचे गिरा था। ईशी ने हैरत से मुंह से खून के छींटे साफ किए। तभी वो लरस कर रह गई क्योंकि वो दरवाज़ा ज़ोर से बज रहा था। वो सुर्ख चेहरे से कभी ज़मीन पर गिरे दानी को देखती तो कभी बजते हुए दरवाजे को, फिर खुली खिड़की को जो बाहर की तरफ खुलती थी। वो आंसू साफ करती खुली खिड़की की तरफ बिना देर किए आई। खिड़की ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, वो बमुश्किल से उसमें से बाहर कूदी थी। कोहनियों पर रगड़ें भी लग गई थी जिस पर वो होंठ भींचती बाहर की तरफ भागी। बिना दुपट्टे और जूती के वो भागकर झाड़ियों में बैठकर रो रही थी। मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगी, वो खुद ही मर गया, वो खुद से बड़बड़ा रही थी। पीछे होती हरकत पर वो डरते डरते पीछे मुड़ी जब वो ठिठकी। सामने से काला सांप तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चीखती हुई सड़क की तरफ दौड़ी थी। सड़क के बीचों बीच वो चकरा कर गिर गई जब सामने से आती सिल्वर गाड़ी को ब्रेक लगे थे। दूसरी तरफ शट अप दाऊद मलिक, कल को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे अपने बाप को जो हम पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे? अरे मैं तो ज़िंदगी और मौत के बीचों बीच था, वरना मैं अपनी बेटी को तुम जैसे सफाक लोगों के रहम करम पर ना छोड़ता। मैं तुम लोगों पर भरोसा करके उसे छोड़ गया था। शब्बीर की तेज़ आवाज़ पर वो सब सर झुकाए बैठे थे। वो आज सुबह ही आए थे, हमेशा की तरह पैमान को सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो उन्हें ही एक भयानक सरप्राइज़ मिल चुका था। मनान उन्हें सब कुछ बता चुका था बिना किसी से डरे। वो अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपनी फुप्पू पर। अरे क्या मांगती थी वो तुम लोगों से? 3 वक्त का खाना, और क्या देते थे तुम लोग उसे? अरे बाप की आखिरी निशानी समझकर ही कदर कर लेते तुम लोग उसकी। शब्बीर साहब गुस्से से फनकारे। मलिक दाऊद और मलिक खावर बिल्कुल चुप थे। वो शब्बीर को देख तक नहीं रहे थे। मेरी कोई औलाद नहीं थी, मैंने तो उसे अपनी बेटी माना था। काश वो मेरे साथ रहती तो ये सब ना सहती वो मासूम। शब्बीर साहब आखिर पर हारे हुए लहजे में बोले। मनान कहाँ है मेरी बच्ची? शब्बीर साहब बेचैनी से बोले। चाचू, वो खुजान मीर के घर में है। उसने बाप से नज़रें चुराते हुए शब्बीर मलिक को बताया। ले चलो मुझे उसके पास, मैं भी कहूँ अब्बू मेरे ख्वाबों में इतना क्यों आते हैं, और वो भी अफसरदा से। शब्बीर साहब सदमे से बोले। उफ़, कितनी लाडली थी वो अब्बू को। अब्बू उसके सारे काम खुद करते थे, नौकरों के होते हुए भी वो उसके सारे काम अपने हाथों से करते। यही सोचकर उस पर रहम कर लेते कि वो यतीम है, उसका हमारे अलावा कोई नहीं। शब्बीर साहब सदमे से चूर लहजे में कहते हुए। मलिक दाऊद ने लब भींचे। उफ़, क्या कर गए थे वो अपनी बहन के साथ, वो सदमे से सोच रहे थे। दूसरी तरफ अलीशा ने शाहज़ला अफंदी को देखा, फिर मुस्कुराई। तुम्हारा काम हो जाएगा शाहज़ला अफंदी, डोंट वरी, अलीशा जो कहती है वो करके दिखाती है। अलीशा ने सॉफ्ट ड्रिंक का सिप लेते हुए शाहज़ला अफंदी को तसल्ली दी, जिस पर शाहज़ल ने मोहब्बत से उसका सफ़ेद हाथ अपने हाथों में जकड़ा था। महीस ने साकित नज़रों से बाहर बरसती बारिश को देखा। तुम कितने अच्छे हो ना, वैसे मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अरे इतनी बातें मानने वाला लड़का कहाँ मिलता है आज के दौर में, उसने शरारत से आंखें मटकाते हुए कहा। महीस ने अजियत से कानों पर हाथ रखकर उसकी यादों से जान छुड़ानी चाही। क्यों किया तुमने ऐसा यश्मीना सदुल्ला? अगर वो धोखा ही था तो मुझे तुमसे क्यों मोहब्बत हुई? वो ग्लास वॉल पर मुक्के बरसाता चला गया, चिल्लाया। यश्मीना, वो चिल्लाया कि वो हर वक्त उसके साथ रहती थी। कभी उसकी कोई बात याद आ जाती तो कभी उसका धोखा देना याद आ जाता। वो सुर्ख आंखों से लगातार दीवार पर मुक्के बरसाने लगा। बुखार से उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में घुस रही थी, लेकिन वो खुद को अजियत देने के लिए खड़ा रहा खिड़की में। लेकिन वो कितनी अजियत में थी, काश महीज़ मीर जान पाता। पैमान का हाथ उसने हाथों में लिया और हुनूस खीर प्लेट में डालता रहा। आप अपनी सेहत को लेकर गफलत कर सकती है, लेकिन खुजान मीर अपनी बीवी से गफलत नहीं बरत सकता।
उसने खीर से भरा चम्मच उसके होठों के करीब लाते हुए संजीदगी से कहा। पैमान ने होठ वा किए, जिस पर खुजान मीर ने उसके मुंह में खीर डाली। वो चुपचाप उसके हाथों से खीर खाए जा रही थी और वो नक चढ़ा मगरूर शहजादा उसे खिलाता जा रहा था। बस कर दे, अब और कितनी खिलाएंगे? पैमान ने मुंह बसोरते हुए खुफकी से कहा। पैमान नूर, मैंने भी कुछ नहीं खाया, उसने नैपकिन से उसके होठों को साफ करते हुए नरम से लहजे में कहा, जिस पर वो जी भरकर शर्मिंदा हुई। सॉरी, मुझे लगा आप खा चुके होंगे। पैमान ने जल्दी से उसके लिए प्लेट में सालन निकालते हुए कहा, क्योंकि वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाता था। वो सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। मैं खिलाऊं आपको? उसने इश्तियाक से पूछा। आप पूछ रही है, खिला क्यों नहीं रही? उसने आंखें छोटी करके मुस्कुराकर पूछा, जिस पर पैमान ने नरम रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसके होठों के पास किया। खुजान मीर ने अपनी तरफ बढ़ाए रोटी के निवाले को देखा, फिर उसके हाथों को। उसने उसके हाथ को अपनी उंगलियों में लिया, फिर उसका बनाया निवाला मुंह में डाला तो निवाला खाते हुए उसने हल्का सा उसकी उंगलियों पर बोसा दिया, जिस पर पैमान हिचकिचाई। आप और नहीं खिलाएंगी? उसने गंभीर लहजे में पूछा। पैमान सर नीचा किए होंठ भींचकर मुस्कुराई, फिर उसकी तरफ देखती मुस्कुराती रही, जिस पर खुजान मीर उसे बाहों में भरता उसे बौखला कर रख गया था। आपका खाना, पैमान ने बौखलाते हुए कहा। आपके होते खुजान मीर को किसी और चीज़ की तलब नहीं पैमान नूर। खुजान ने उसके चेहरे के नकोश पर अपने होंठ बारी बारी रखते हुए गंभीर लहजे में कहा। पैमान ने ज़ोर से आंखें मींच ली। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। वो हैरत ज़दा सी उठी। कमरा अनजान था। ये दरमियाने साइज़ का खूबसूरत सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर गुलाबी पेंट किया गया था। गुलाबी पर्दे और गुलाबी ही छोटा सा कबर्ड था। जो वो कंबल ओढ़े लेटी थी वो भी गुलाबी था। बाकी सारा फर्नीचर वाइट था। वो हैरत से सारे कमरे को देख रही थी। तुम उठ गई बेटा? उस शफीक सी आवाज़ पर वो दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ एक खूबसूरत सी औरत खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र तकरीबन 40-45 साल होगी, लेकिन वो लगती नहीं थी। वो देखने में कोई 35 बरस की लगती थी। दूध जैसी सफ़ेद रंगत और खूबसूरत नकोश की वो औरत देखने लायक थी। वो दावे से कह सकती थी ऐसी खूबसूरत औरत उसने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो मबहूत सी उन्हें देख रही थी जब उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। अब कैसी तबीयत है आपकी? उन्होंने मोहब्बत से उसे देखते हुए पूछा। आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? उसने इर्द गिर्द देखते हुए मेरी परेशानी से पूछा। आप बीपी लो से बेहोश हो गई थी। हमें आप सड़क के बीचों बीच मिली थी। अब आप बेहतर हैं? क्या आप अपने घर वालों को इन्फो करना चाहेंगी? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। इशी काँप सी गई। सारा वाक़या नए सिरे से जहन के पर्दों पर वाह होने लगा। नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। वो तो खुद मर गया है। आप प्लीज़ पुलिस में मत दीजिएगा मुझे। वो खुद मरा था, मैंने थोड़े ही मारा था उसे। वो कंबल में दुबकी ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाने लगी थी। आमिना परेशान हुई। वो समझ गई लड़की के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है जिससे वो खौफजदा है। बेटा, मैं नहीं बुला रही पुलिस को, आप रिलैक्स रहें, कोई नहीं आएगा यहाँ। उन्होंने उसके कंधे को थपकते हुए नरम से लहजे में कहा। यशमीना ने रोई रोई आंखों से आमिना को देखा, फिर कंबल से बाहर निकली। मैंने कत्ल कर दिया है, मैं क्या करूँगी? पुलिस ढूंढ लेगी मुझे, यशी ने डरते हुए लहजे में कहा। कोई नहीं ढूंढ सकेगा आपको, रिलैक्स रहें आप। आमिना ने उसे अपने कंधे से लगाते हुए तसल्ली दी। यशी की आंखों के सामने दानी का लहूलुहान कंधा आ रहा था, फिर उसका तड़प कर नीचे गिरना। आंटी, मैंने नहीं मारा, वो खुद मर गया था, उसने धीमे से कहा। आई नो बेटा, आप परेशान ना हो, इधर कोई नहीं ढूंढेगा आपको, सो जस्ट रिलैक्स। उन्होंने तासुब से उसे देखते हुए अपनी अजली नर्म दिली से कहा। दूसरी तरफ मरियम ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा, जो उसी की तरफ चला आ रहा था। वो लंगूर फिर से टपक पड़ा। 2 दिन सुकून से गुजरे थे, फिर आ गया रंग में भंग डालने। क्या आप मेरी शान में बोल रही हैं कुछ? उसने पास आते हुए संजीदगी से कहा। हाँ जी, आपकी शान में लंबे लंबे कसीदे बोल रही थी। कहूँ तो सुनाऊँ? ज़रा आपको पता तो लगे अपनी शान के बारे में। कितनी बार कहा है शादी किसी हीरो से करूँगी, लेकिन ना जी, तुम तो हाथ पाँव धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जाओ जाकर किसी और पर टाइम पास करो। मरियम ने हाथ में पकड़ी बोतल का ढक्कन खोलते हुए आंखें छोटी करके कहा। ये आदत खुजान मीर से चुराई थी उसने। उफ, इतना गुस्सा! ये एक एडवाइस है, गुस्सा कम किया करे, वरना रंग कोयले की मानिंद हो जाएगा। फिर हीरो तो नहीं, मैं ही आऊँगा। उसने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा।
अरे रंग तुम्हारा काला हो, मेरा क्यों काला हो? जाओ अपना रास्ता नापो, वरना अभी भाई को मिस कॉल दूंगी, 10 सेकंड में वो यहाँ होंगे। मरियम ने पानी मुंह में लगाते हुए कहा। ओए, तुम्हारा भाई कोई जिन है क्या? मनान ने संजीदगी भरे लहजे में पूछा। ये जिन किसे बोला? हाँ, जिन होंगे तुम्हारी आने वाली नस्ल सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब करके रख छोड़ा है मेरा। तुम्हारे पास तो है नहीं जिनके पास है, कम से कम उनका तो छोड़ दो, कंजूस इंसान। मरियम बोलने पर आती थी तो फिर बोले ही जाती थी। मनान ने कान में उंगली घुसाई, जिस पर जल भून गई। फिर गुस्से से हाथ में पकड़ी पानी की बोतल उसके चेहरे पर उंडेल दी। वो भौचक्का रह गया था। फिर उसे देखा जो पानी गिराकर रुकी नहीं थी, बल्कि दौड़ लगाई थी उसने। मनान ने तासुब से अपने भीगते कपड़े देखे, फिर सामने खड़ी लड़कियों को जो उसे देख देख कर हंसकर लोटपोट हो रही थी। वो दांत पीसता हुआ जॉगिंग ट्रैक पर भागने लगा था, साथ साथ उस नकचड़ी लड़की को कोस भी रहा था जिसने इतने लोगों में उसे शर्मिंदा कर रखा था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।